नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर। और सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड के बारे में आज हम बात करने वाले हैं अपनी कीप लर्निंग सीरीज़ में। और इसमें हम जानेंगे फॉर्मेशन के बारे में कि CSF कहाँ फॉर्म होता है। उसके बाद हम जानेंगे कि CSF होता क्या है, उसकी डेफिनेशन, उसका कॉम्पोजिशन, उसके कलेक्शन कैसे होती है, किस किस केसेस में इंडिकेटेड होता है CSF, और उसके टेस्ट क्या क्या होते हैं, और उसके बारे में ओवरऑल हम लोग थोड़ा सा डिटेल में आज जानने वाले हैं। तो मेरा नाम है सुलेखिका भास्कर, और चलिए स्टार्ट करते हैं अपना CSF पर ये लेक्चर। अब CSF जो होता है वो एक क्लियर, कलरलेस और प्लाज्मा लाइक फ्लूइड होता है, ट्रांसपेरेंट होता है, प्लाज्मा लाइक होता है। और ये जो CSF होता है वो 99% वाटर से बना होता है। इसमें 1% के करीब आपका प्रोटीन होता है, और प्रोटीन भी आपका माइक्रो प्रोटीन कहलाता है। इसके अलावा इसमें क्या होता है, इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं। इलेक्ट्रोलाइट्स जैसे कि सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम एक्सेट्रा। और उसके अलावा वेस्ट प्रोडक्ट्स जैसे कि आपका यूरिया हुआ, लैक्टेट हुआ, इस तरीके के वेस्ट प्रोडक्ट्स भी आपके CSF में पाए जाते हैं। CSF हमने जान लिया कि हमारे ये ब्रेन है और ये स्पाइनल कॉर्ड है, तो इसमें सब एरेक्नोइड स्पेस में जो फ्लूइड फिल होता है उसे ही हम सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड कहते हैं। और ये कलरलेस और क्लियर और ट्रांसपेरेंट होता है, वाटर लाइक प्लाज्मा लाइक होता है, मेनली वाटर कंटेंट होता है। पर इसकी ज़रूरत क्या है, तो ये जो आपका CSF है वो क्या करता है, मैकेनिकल प्रोटेक्शन देता है हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम को। प्रेशर रेगुलेट करता है, आपका प्रेशर रेगुलेट करता है, कौन सा, क्रेनियल प्रेशर को रेगुलेट करता है। उसके बाद ये इम्यूनोलॉजिकल डिफेंस भी देता है, और उसके अलावा आपका वेस्ट रिमूवल कराता है, वेस्ट मैनेजमेंट कराता है, आपका न्यूरो ट्रांसमिटर रेगुलेशन भी कराता है। उसके अलावा ल्यूब्रिकेशन में हेल्प करता है, न्यूट्रिशन में हेल्प करता है। और इसका लोकेशन क्या होता है, लोकेशन जो होता है वो सब एरेक्नोइड स्पेस होता है। अच्छा, अब आप कहेंगे कि ये बनता कहाँ पर है, तो CSF जो है वो वेंट्रिकल्स में बनता है हमारे ब्रेन के। और उसके बाद ये सब एरेक्नोइड स्पेस में मूव करता है, और उसके बाद जाकर एरेक्नोइड विलाई में जाकर एब्जॉर्ब हो जाता है इन दी ब्लड स्ट्रीम। CSF एक सेलेक्टिव अल्ट्राफिल्ट्रेट ऑफ प्लाज्मा होता है। सेलेक्टिव फिल्ट्रेट, अल्ट्राफिल्ट्रेट और सेलेक्टिव, मतलब कि प्लाज्मा के अंदर तो बहुत सारे सेवरल एंजाइम्स और प्रोटीन्स और बहुत सारे बहुत सारे क्लॉटिंग फैक्टर्स, अलग अलग चीज़ें होती हैं। लेकिन हमारे जैसे कि हमने देखा CSF में 99% इज़ वाटर। तो ये क्या है, बहुत ज़्यादा अल्ट्राफिल्ट्रेट होके आता है प्लाज्मा से, और बहुत सेलेक्टिव चीज़ें ही इसमें होती हैं जो कि हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम के लिए इंपॉर्टेंट होती हैं। मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ इसमें मेंशन करना भूल गई, ग्लूकोज भी होता है हमारे CSF में प्रोटीन के अलावा। फिर उसके बाद आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कि वॉल्यूम क्या होता है। वॉल्यूम जो है एडल्ट्स में 85 to 150 ml और न्यूनेट में 10 to 60 ml। रेट ऑफ फॉर्मेशन 500 ml पर डे, और टर्नओवर क्या है, 20 ml पर आवर। अब एक्शन हमने देख ही लिया, प्रोटेक्शन, वेस्ट मैनेजमेंट, ल्यूब्रिकेशन, न्यूट्रिशन, क्रेनियल प्रेशर को मेंटेन करना, इम्यूनोलॉजिकल डिफेंस देना, न्यूरोट्रांसमीटर रेगुलेट करना। अब नॉर्मल वैल्यूज़ ऑफ CSF, एक नॉर्मल CSF कैसा होता है, क्लियर एंड कलरलेस। तो क्लैरिटी कैसी होगी, क्लियर होगी। ग्लूकोज कितना होगा, 60 to 70% ऑफ ब्लड ग्लूकोज। मतलब एक इंडिविजुअल है जिसमें 100 mg/dl अगर ग्लूकोज है, उसके ब्लड ग्लूकोज अगर 100 mg/dl है, तो उसका CSF में जो ब्लड ग्लूकोज है वो कितना होना चाहिए, लगभग 60 to 70% इन एन नॉर्मल हेल्दी इंडिविजुअल, जो कि एडल्ट्स में स्पेसिफिकली 40 to 70 बताया गया है, और चिल्ड्रन में 60 to 80 mg/dl बताया गया है। WBC जनरली नहीं होते हैं, 0 to 5। RBC भी नॉर्मल में नहीं पाए जाएंगे, नॉर्मल CSF में लेस देन 1 RBC पर मिलीमीटर क्यूबिक मिलीमीटर। और उसके बाद प्रोटीन जो है वो 15 to 45 mg/dl, और कल्चर जो होगा वो स्टेरल होगा, मतलब कि नो पैथोजेंस, नो माइक्रोब्स, नो एनी
any pathogen or microbes are not present generally in the CSF. अब CSF कलेक्शन इंडिकेशन कब है, मतलब कब आपको ये डिटेक्शन है, मतलब कब आप कर सकते हैं CSF का कलेक्शन। तो हम लोगों को अगर सस्पेक्टेड है कि मेनिंजियल इन्फेक्शन है, सब एरेक्नॉइड हेमरेज है, मैलिग्नेंसी है, न्यूरोलॉजिकल डिसीज़ है या फीवर ऑफ अननोन ओरिजिन है, तो इन सब कंडीशंस में या इनके इंडिकेशंस में आप CSF कलेक्ट कर सकते हैं। आपको CSF कलेक्ट करने के लिए क्या क्या कैसे कैसे CSF कलेक्ट किया जा सकता है, वाया लंबर पंचर, वायर वेंट्रिकुलर एस्पिरेट, सबड्यूरल टैप, एस्पिरेट फ्रॉम वेंट्रिकुलर शंट, ये अलग अलग तरीके के प्रोसेस हैं जिससे हम लोग CSF को कलेक्ट कर सकते हैं। CSF कलेक्ट करने के लिए मेनली जो आपका स्पाइन होता है, वर्टिब्रल कॉलम में जो आपका वर्टिब्रल कॉलम से आपका निकाला जाता है CSF, उसमें भी आपका लंबर सिस्टम जो होता है L2 to L3 और L3 to L4, और जो आपका सर्वाइकल सिस्टम होता है, सर्वाइकल सिस्टम, उसमें आपका C6 to C7, और जो लंबर पंचर हुआ या वेंट्रिकुलर एस्पिरेट, ये सारे क्या होते हैं, एक आपका बहुत ही जो ट्रेंड होते हैं, बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट होते हैं, वही ये सब करते हैं। बिकॉज लंबर पंचर के अपने कॉम्प्लिकेशंस भी हो सकते हैं अगर वो प्रॉपर नहीं किया गया। आपका नर्व इंजरी हो सकता है, कोई वेसल इंजरी हो सकता है, और ड्राई टैप हो सकता है जिसकी वजह से आपको रिपीट करना पड़े, ट्रोमैटिक टैप हो सकता है, और उसके अलावा कोई ड्राई टैप हो सकता है, ट्रोमैटिक टैप हो सकता है, या फिर आपका कोई नर्व डैमेज हो सकती है। तो इसलिए ये जो भी करता है वो एक स्पेशलाइज्ड पर्सनल होता है, वही करता है। उसके बाद आपने सैम्पल कलेक्शन कर लिया, आपको प्लेस पता चल गई, आपको टेक्निक्स पता चल गई। अब उसके बाद जब आपका CSF विड्रॉ होने लगा तो उसमें क्या होगा, आप उसे कलेक्ट करेंगे इन सेवरल ट्यूब्स। जो ये ट्यूब्स होनी चाहिए वो क्या होनी चाहिए, पहले से लेबल्ड होनी चाहिए, स्टेराइल होनी चाहिए और क्लीन होनी चाहिए, और अलग अलग इनमें मेंशन होना चाहिए कि जैसे आपका ट्यूब नंबर 1 है तो वो माइक्रोबायोलॉजी के लिए है, ट्यूब नंबर 2 है तो वो आपका हिमेटोलॉजी के लिए है, ट्यूब नंबर 3 है तो वो बायोकेमिस्ट्री के है। इसलिए इस तरीके से आपकी ट्यूब्स जो होती हैं वो प्रॉपरली नेम और सारी चीज़ें लेबल मेंशन होना चाहिए। सबसे पहले जब हम ट्यूब में कलेक्ट करेंगे तो सबसे पहले हम प्रेफरेंस देंगे माइक्रोबायोलॉजी ट्यूब के लिए, ताकि कल्चर वगैरह के लिए स्टेराइलिटी पर्पज से कोई कंटेमिनेशन ना आए। उसके अलावा आपका जो CSF है वो 20 माइक्रोलीटर आप कलेक्ट कर सकते हैं फ्रॉम एन इंडिविजुअल, और जो नॉर्मल प्रेशर है वो आपका ओपनिंग प्रेशर वो 50 to 180 mmHg होना चाहिए। उसके बाद वही आप लेबल्ड वाले स्टेराइल ट्यूब्स में सैंपल कलेक्ट कर लेंगे, और फर्स्ट वाले को आप माइक्रो के लिए यूज़ करेंगे, और जल्द से जल्द आप स्टेट लैब मतलब कि प्रायोरिटी बेसिस पे विदिन 1 आवर और विदिन 1 to 2 आवर आप इसे प्रोसेस करवा देंगे। अब ओपनिंग प्रेशर क्या होता है, जब आपका ये स्पाइन है इसमें लंबर पंचर किया गया, तो जब उस निडल से आप पंचर करेंगे तो क्या होता है कि एक प्रेशर से CSF बाहर निकलता है। तो जो ये प्रेशर से CSF बाहर निकलता है इसी को हम क्या बोल देते हैं, ओपनिंग प्रेशर बोल देते हैं। जो नॉर्मल ओपनिंग प्रेशर होता है वो 90 to 180 mmHg और एडल्ट्स में, और 10 to 100 mmHg चिल्ड्रन में होता है। अब ये ओपनिंग प्रेशर के बारे में जानना ज़रूरी क्यों है, तो अगर ओपनिंग प्रेशर 180 से ज़्यादा है, मतलब नॉर्मल रेंज से ज़्यादा है, 180 इन एडल्ट्स एंड 100 इन चिल्ड्रन, तो आपके इंडिकेशंस हैं कि हो सकता है उसे कंजेस्टिव हार्ट फेलियर हो, मेनिंजाइटिस हो, सेरेब्रल एडिमा हो, मास लीजन हो। तो इससे क्या होगा, आपके डायग्नोसिस में हेल्प मिलेगी। उसके अलावा अगर आपका डिक्रीज प्रेशर है तो हो सकता है उस इंसान को डिहाइड्रेशन हो, सर्कुलेटरी कोलैप्स हो, या फिर आपका CSF में ऑलरेडी कहीं पर क्या हो रहा है, लीकेज हो रहा है, तो इससे भी आपको डायग्नोसिस में हेल्प मिलेगी। तो ये ओपनिंग प्रेशर आप मापेंगे कैसे, आप जिस निडल से पंक्चर कर रहे हैं उसी के हब में मैनोमीटर करके एक डिवाइस, एक मेजरमेंट डिवाइस लगा होता है, जिससे आप उसका ओपनिंग प्रेशर में CSF का प्रेशर जान सकते हैं। अब 2 चीज़ें ऐसी हैं जो आपको तुरंत पंक्चर के बाद रिकॉर्ड करनी है। सबसे पहला तो प्रेशर ऑफ CSF,
जो कि आप तुरंत नोट डाउन करके रखेंगे। और उसके अलावा अपीयरेंस ऑफ CSF। अपीयरेंस मतलब कि नॉर्मल तो हमारा क्लियर और ट्रांसपेरेंट होता है, लेकिन कभी कभी आपका जो CSF है वो क्या हो सकता है, ब्लडिश हो सकता है, पिंक हो सकता है, रेड हो सकता है, येलोइश हो सकता है, अलग अलग तरीके का, वो टर्बिड हो सकता है, क्लाउडी हो सकता है। तो ये जिस तरीके का भी आपका CSF है उसको आपको तुरंत की तुरंत नोट करके रख देना है। इसका सिग्निफिकेंस अभी हम आगे पढ़ेंगे। फिर उसके बाद हैंडलिंग और ट्रांसपोर्टेशन, आप विद इन 1 आवर उसे प्रोसेस करवाने की कोशिश करिए, रेफ्रिजरेट मत करिए। उसके अलावा जो पैथोजेंस होते हैं वो CSF में वो मोस्टली फास्टिडियस होते हैं, इसलिए आपको जल्द से जल्द प्रोसेसिंग करनी है। अगर आपने डिले किया CSF के एग्जामिनेशन में तो क्या होगा, तो होगा ये कि जो चांसेस ऑफ आइसोलेटिंग द पैथोजन है, जो हम सस्पेक्ट कर रहे हैं कि ये पैथोजन हो सकता है, उसे आइसोलेट करने में चांसेस क्या हो सकते हैं, कम हो सकते हैं। क्यों, कंटामिनेशन हो सकता है या ओवर ग्रोथ या कुछ और उसमें एबनॉर्मलिटीज़ हो सकती हैं जो कि ओरिजिनली आपके उसमें ना प्रेजेंट हों। उसके अलावा आपका जो WBC है वो क्या कर जाएंगे, लाइस कर जाएंगे। तो आपका बहुत देर तक रखने पर CSF को WBC लाइस करेंगे तो क्या होगा, उनका फॉल्सली लो वैल्यूज़ आ सकती है। ग्लूकोज, क्योंकि आपके CSF में बाकी के और सेल्स हैं या कुछ WBC हैं, RBCs हैं, तो ये क्या करते हैं, सब के सब किस पे डिपेंडेंट होते हैं, ऑन ग्लूकोज। तो ये सब क्या करेंगे, ग्लूकोज को कंज्यूम करना शुरू करेंगे, और जितना ज़्यादा डिले होगा उतना ज़्यादा आपका ग्लूकोज की वैल्यूज़ जो हैं फॉल्सली लो आ जाएंगी। असलियत में ज़्यादा है, मान लीजिए 100 mg/dl था जब आपने पंक्चर किया, बट आफ्टर 2 to 3 आवर ओनली 50 mg/dl रह गया, और तब आपने ग्लूकोज का टेस्ट किया। तो ग्लूकोज का टेस्ट तब करने पे क्या घाटा होगा कि आपका जो ग्लूकोज है वो फॉल्सली लो बताएगा, मतलब उसे अगर कोई प्रॉब्लम है तो वो भी हो सकता है कि नॉर्मलसी लगे और वो प्रॉब्लम ना लगे, क्योंकि हमारी जो वैल्यूज़ हैं वो कम आई हैं, इसलिए हमें तुरंत की तुरंत उसे प्रोसेस करना है। अगर CSF आपके पास इम्प्रॉपरली लेवल्ड होके आया है या फिर फ्रेशली कलेक्टेड नहीं है, मान लीजिए 6-8 घंटे बाद आया है, और या फिर ट्रोमेटिक सैंपल है, मतलब कि उसके अंदर ब्लड है। ट्रोमेटिक सैंपल अभी हम देखेंगे। ट्रोमेटिक ज़रूरी नहीं है कि सैंपल रेड होने पर वो ट्रोमेटिक ही हो, वो सब एरेक्नॉइड हेमरेज भी हो सकता है, लेकिन ये अभी हम आगे देखेंगे कि क्या डिफरेंस होता है। उसको भी डिफ्रेंशिएट करने के लिए तो हम डिफ्रेंशिएट कर लेंगे, और ट्रोमेटिक सैंपल अगर है तो हम उसे रिजेक्ट कर देंगे। तो इम्प्रॉपर लेबलिंग हुई, फ्रेशली कलेक्ट नहीं है अगर, या फिर ट्रोमेटिक सैंपल है, तो हम ये क्राइटेरिया फॉर रिजेक्शन हो सकते हैं। उसके बाद प्रोसेसिंग ऑफ सैंपल, तो सबसे पहले क्या है कि आपको प्रायोरिटी देनी है इस सैंपल को। CSF मस्ट बी गिवन प्रायोरिटी, और उसको प्रॉम्प्ट अटेंशन देना है और प्रायोरिटी बेसिस पे लगाना है। अब CSF पे टेस्ट क्या क्या लग सकते हैं, तो ग्रॉस एग्जामिनेशन में क्या क्या करेंगे हम लोग, सेल काउंट करेंगे प्लस डिफरेंशियल करेंगे। आप CSF का सेल एक स्लाइड बनाएंगे और उसको देखेंगे, और उसके बाद आप क्या करेंगे, उसमें देखेंगे कि WBC कितना है, RBC कितना है। WBC है तो कौन सा है, न्यूट्रोफिल्स है या मोनोसाइट्स हैं, किस तरीके के सेल्स उसमें दिख रहे हैं, ये आपका ग्रॉस एग्जामिनेशन करेंगे। ग्रॉस एग्जामिनेशन में क्या देखेंगे, आपकी कलर कैसा है, अपीयरेंस कैसा है, क्लाउडी है या रेड है या वाइट है, किस तरीके का है। ग्लूकोज देखेंगे, ग्लूकोज 60 to 70% ऑफ प्लाज्मा ग्लूकोज होगा, ये हमने देख ही लिया था। और प्रोटीन देखेंगे, माइक्रो प्रोटीन्स 15 to 40 mg/dl होने चाहिए। अब उसके अलावा और टेस्ट क्या क्या कर सकते हैं, तो हम स्टेन्स कर सकते हैं, जैसे कि ग्राम स्टेनिंग, एसिड फास्ट स्टेनिंग, इंडिया इंक स्टेनिंग, अलग अलग बैक्टीरिया और फंजाई के लिए। और उसके अलावा हम कल्चर्स कर सकते हैं, लेटेक्स एग्लूटिनेशन टेस्ट कर सकते हैं फॉर डिफरेंट डिजीज़ेस, और PCR कर सकते हैं फॉर डिफरेंट पैथोजेंस और डिजीज़ेस और प्रोटीन्स। अब इसके बाद हम मैक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन में क्या क्या होता है, कलर एंड क्लैरिटी, जैसे मैंने आपको ऊपर बताया, नॉर्मल कलर कैसा होता है, क्रिस्टल क्लियर एंड कलरलेस। लेकिन पैथोलॉजी कब हो सकती है, जब आपका जो CSF का कलर है वो क्लाउडी, टर्बिड, ब्लडी, विस्कस या क्लॉटेड हो। तो इस केसेस में क्या होता है कि नॉर्मल नहीं है CSF, कोई पैथोलॉजी है। और जब बहुत ज़्यादा नंबर ऑफ सेल बढ़ जाता है तो उसे प्लियोसाइटोसिस बोलते हैं। मोर देन 200 WBC एंड मोर देन 400 RBC सेल्स पर माइक्रोलीटर।
अब आपका अगर CSF जो है वो ब्लडी या ब्लड टिंज्ड है तो क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं। सबसे पहली पॉसिबिलिटी हो सकती है नंबर 1 ब्लडी टैप, मतलब कि ट्रोमेटिक टैप हुआ था। ट्रोमेटिक टैप या ब्लडी टैप का मतलब ये है कि जब आपने पंक्चर किया तो उसमें बिफोर रीचिंग द CSF जो आपका इन द मिडल पाथ, इन द मिडल वे, सम वेन और सम आर्टरी हैज़ बीन पंक्चर्ड और उस आर्टरी या वेन से आपका जो ब्लड है वो CSF में मिल चुका है, मतलब कि वो प्योरली CSF नहीं रहा, अब उसके अंदर क्या है, बाहर का ब्लड मिल चुका है, तो वो क्या है, ब्लडी ट्रैप या ट्रोमेटिक टैप। सब एरेक्नॉइड और सेरिब्रल हेमरेज में भी आपका ब्लडी और ब्लड टेंज्ड आपको CSF दिख सकता है। लेकिन इस केस में क्या है कि आपने पंक्चर जो किया है दैट इज़ करेक्ट, उसमें कोई फॉल्ट नहीं हुआ है, उसमें कोई ट्रॉमा नहीं हुआ है, बल्कि जो आपका CSF है सब एरेक्नॉइड स्पेस में ऑलरेडी कोई हेमरेज चल रहा है, जिसकी वजह से वो जो ब्लडिश वो दिख रहा है आपका सैंपल, वो सब एरेक्नॉइड हेमरेज, मतलब कि अंदर कहीं ब्लीडिंग हो गई है सब एरेक्नॉइड एरिया में, उसी को इंडिकेट कर रहा है। और जब भी आपका विजिबल ब्लड विजिबली प्रेजेंट होगा CSF में तो RBCs मोर देन एटलीस्ट कम से कम 400 से ज़्यादा तो RBC होंगे पर माइक्रोलीटर। उसके बाद अगर आपका टर्बिड CSF है तो उसका मतलब क्या है कि वही सेल्स ज़्यादा है, उसमें WBC बहुत ज़्यादा है, मोर देन 200 और RBC मोर देन 400। और उसके अलावा बैक्टीरिया या अदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म की वजह से भी बहुत ज़्यादा बैक्टीरिया हो गए हैं, बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस है जैसे बहुत सीवियर, तो उसमें क्या होगा, तब भी आपका क्लियर नहीं होगा CSF, क्या होगा, क्लाउडी होगा, थोड़ा वाइटिश टर्बिड कलर का दिखेगा, मतलब टर्बिड मतलब कि थोड़ा थोड़ा हेजी टाइप का। अब उसके अलावा येलो कलर का भी हो सकता है, आपका CSF येलो कलर का निकले, तो वो रीज़न क्या हो सकता है कि आपका रेड होने का मतलब तो ये है कि सब एरेक्नॉइड एरिया में अभी प्रेजेंटली कोई हेमरेज चल रहा है, लेकिन थोड़ी देर पहले कोई हेमरेज हुआ था, a few hours or few days earlier, और वो हेमरेज का जो ब्लड था now that has started decomposing into several degrades of the ब्लड, तो उसमें आपका क्या हो सकता है कि प्रीवियस मतलब पहले कोई सब एरेक्नॉइड हेमरेज रहा और उसके डिग्रेड होने के बाद, मतलब जो सेल्स थे वो डिग्रेड होने के बाद जो आपका ये CSF है वो येलोइश हो चुका है। या फिर क्या हो सकता है, सीवियर जॉन्डिस, मतलब आपका बिलिरुबिन का लेवल इतना हाई हो चुका है कि ब्लड ब्रेन बैरियर्स को क्रॉस करके वो आपके ब्रेन में बिलिरुबिन जाने लगा है। और बिलिरुबिन क्या होता है, बिलिरुबिन जो होता है बिल्कुल भी अच्छा नहीं होता है, क्योंकि वो लिपिड्स को क्रॉस करके अंदर चला जाता है और फिर वो बॉडी से बाहर नहीं आ पाता है। और उसके बाद आपका अलग अलग तरीके का बिलिरुबिन होता है, जिसके बारे में हम किसी और वीडियो में बात करेंगे, डायरेक्ट, इनडायरेक्ट, कॉन्जुगेटेड, अनकॉन्जुगेटेड, कौन सा बिलिरुबिन जो होता है वो कॉन्जुगेट कर जाता है, कौन सा वाटर सॉल्युबल होता है, कौन सा वाटर सॉल्युबल नहीं होता है, इसके बारे में हम एक दूसरे वीडियो में बात करेंगे जल्दी ही। और जो आपका लार्ज अमाउंट ऑफ प्रोटीन प्रेजेंट होगा उसकी वजह से भी आपका येलो दिख सकता है, और अगर येलो दिख रहा है तो और हाई प्रोटीन कंटेंट है तो उसकी वजह क्या क्या हो सकती हैं, पायोजेनिक मेनिंजाइटिस हो सकता है, स्पाइनल कंस्ट्रिक्शन हो सकता है। अब ट्रोमेटिक टैप और CNS हेमरेज के बारे में बात कर लेते हैं। ट्रोमेटिक टैप मैंने आपको बताया कि आपने जो प्रोसीजर किया है उसमें कोई गलती हुई है और कोई वेन या आर्टरी पंक्चर हुई है जिसकी वजह से ब्लड आया है। लेकिन आपका CNS हेमरेज यानी कि सब एरेक्नॉइड हेमरेज जो है उसमें क्या है कि आपके पहले से ही CSF में ब्लड प्रेजेंट था, जो कि आपका जब आपने पंक्चर किया तो सैंपल में निकल के आया है। अब पिंक रेड CSF जो होगा वो मतलब ब्लड का प्रेजेंट है, उसमें ये बताएगा। अब ये जो रेड कलर का या पिंक कलर का CSF आ रहा है, इसका सोर्स जानना बहुत ज़रूरी है। सोर्स जानना ज़रूरी क्यों है, क्योंकि या तो हमारी मिस्टेक से हुआ है, हमने गलत पंक्चर किया है जिससे ट्रोमेटिक टैप हुआ है, या फिर CNS हेमरेज हुआ है। तो ट्रोमेटिक टैप इज़ नॉट वेरी is not a matter of concern, but CNS hemorrhage is a serious matter to concern. So इसमें हम डिफ्रेंशिएट कैसे करेंगे वो थोड़ा सा देख लेते हैं, ये बहुत इंटरेस्टिंग है। तो अगर आपके पास दो ऑप्शन हैं कि आपके पास CSF आया जो कि रेड या पिंक है कलर में, तो आप देखेंगे कि वो ट्रोमेटिक पंक्चर है या फिर सब एरेक्नॉइड हेमरेज है। कैसे?
सबसे पहले तो ग्रॉस अपीयरेंस देखिए, जब आपने CSF कलेक्ट करना स्टार्ट किया तो ट्यूब 1 में आपकी एकदम से बहुत ज़्यादा ब्लड आ जाएगा, लेकिन जैसे जैसे आप ट्यूब चेंज करते जाएंगे जो ब्लड का कंटेंट है वो क्या होता जाएगा, वो कम होता जाएगा। तो ये एक इंडिकेशन है कि आपका ट्रॉमेटिक टैप हुआ है। लेकिन आपके सब एरिकनॉइड हेमरेज के केस में क्या होगा कि आपने 3-4 जितनी भी वाइल भरी CSF से सबका सिमिलर एक जैसा ही कलर होगा। और जो ट्रॉमेटिक टैप वाला ब्लड वाला आपका सैंपल होगा, CSF सैंपल होगा, वो क्या होगा, ऑन स्टैंडिंग वो क्लॉट कर जाएगा, ब्लड क्लॉट कर जाएगा क्योंकि उसमें फ्रेश ब्लड है। लेकिन जो सब एरेक्नॉइड हेमरेज में आपका पिंक या रेड कलर का सैंपल है, उसको आप स्टैंडिंग छोड़ेंगे तो वो क्लॉट नहीं होगा। जब आप उसके अलावा और क्या देख सकते हैं कि आपने टेस्ट ट्यूब में लिया और उसे सेंट्रीफ्यूज किया। सेंट्रीफ्यूज करने के बाद अगर आपका जो सुपरनेटेंट है, मतलब नीचे तो सेडिमेंट्स बैठ गए, जो ऊपर का बचा उसे क्या बोलते हैं, सुपरनेटेंट। तो सुपरनेटेंट अगर आपका क्लियर है तो आपका ट्रॉमेटिक टैप है, और अगर आपका सुपरनेटेंट भी मतलब कि नीचे तो मतलब सेडिमेंट्स बैठ जाएंगे और ऊपर जो बचेगा वो सुपरनेटेंट होगा, लेकिन अगर सुपरनेटेंट भी आपका पिंक, येलो या ऑरेंज है तो आपका सब एरिकनॉइड हेमरेज के चांसेस हैं। और पिंक, येलो, ऑरेंज का मतलब है कि ऑक्सी हीमोग्लोबिन, बिलिरुबिन या दोनों का मिक्सचर क्या क्या प्रेजेंट है वो पता चल सकता है कलर से ही केवल। माइक्रोस्कोपी करेंगे तो सिंपल सी बात है कि जो फर्स्ट ट्यूब थी उसमें ज़्यादा आरबीसी होंगे और धीरे धीरे आरबीसी कम होने लग जाएंगे ट्यूब्स में। जो सबसे लास्ट में ट्यूब ली गई है उसमें कम आरबीसी प्रेजेंट होंगे माइक्रोस्कोपी करने पर। और सब एरेक्नॉइड हेमरेज में क्या होगा कि माइक्रोस्कोपी करेंगे अगर तो इक्वल इन ऑल ट्यूब्स, जो भी होगा सारी ट्यूब्स में इक्वल होगा। और इसमें एक चीज़ और एक्स्ट्रा पाई जाएगी, क्या पाई जाएगी, हीमोसिडोनिन लेडन मैक्रोफेजेस, ये क्या पाए जाएंगे सब एरेक्नॉइड हेमरेज में। अब उसके बाद डी डाइमर टेस्ट अगर करेंगे तो आपका ट्रॉमेटिक टैप में नेगेटिव आएगा, लेकिन सब एरेक्नॉइड हेमरेज में पॉजिटिव आएगा। डी डाइमर क्या होता है, ये क्रॉस लिंक फिब्रिन डिग्रेडेशन प्रोडक्ट होता है। फिब्रिन जब टूटता है उसका जो प्रोडक्ट होता है वो क्रॉस लिंक करके एक क्या होता है, डी डाइमर्स होते हैं। इनके बारे में भी हम कोगुलेशन में बात करेंगे। और उसके बाद जो CSF का प्रेशर होगा वो ट्रॉमेटिक टैप में नॉर्मल होगा, लेकिन आपका सब एरिकनॉइड हेमरेज में ये बढ़ा हुआ होगा। क्या होगा, इंक्रीज होगा, क्या, ओपनिंग प्रेशर। उसके बाद CSF प्रोटीन आपका ट्रॉमेटिक टैप में नॉर्मल होंगे, लेकिन आपका सब एरिकनॉइड हेमरेज में बढ़े हुए होंगे, क्योंकि उसके अंदर हेमरेज हो गया, मतलब आपका CSF के अंदर ही ब्लड सर्कुलेट कर रहा है ना, मतलब सब एरिकनॉइड स्पेस में पूरे में हेमरेज हो गया है, ब्लड है तो ब्लड आएगा तो और भी प्रोटीन्स वगैरह सारी चीज़ें आएंगी, जिसकी वजह से अब इसमें आपको ये डिफ्रेंशिएट करने का क्राइटेरिया था कि ट्रॉमेटिक टैप और सब एरिकनॉइड हेमरेज में कैसे डिफ्रेंशिएट करेंगे। अब आगे बढ़ते हैं। तो इतना ही था CSF में जानने के लिए। और CSF की जो जांच होती है वो प्रायोरिटी बेसिस पे होनी चाहिए, आपको ये याद रखना है। उसके अलावा जो लंबा पंचर है वो एक प्रोफेशनल करेंगे। और CSF जैसे ही आपके पास आता है उसका पहली बात तो ट्रांसपोर्टेशन प्रॉपर करना है, प्रॉपर टेम्परेचर मेंटेन करना है। और जैसे ही आता है तो आपको क्या करना है, उसका प्रायोरिटी बेसिस पे टेस्ट लगाना है। और उसके बाद अगर आपको कोई भी रेड किस तरीके का उसमें ब्लड टाइप का कुछ भी दिखता है, रेड या कलर, ग्रॉस एग्जामिनेशन पे अगर कलर डिफरेंट मिलता है तो आप ट्रॉमेटिक टैप और सब एरेक्नॉइड हेमरेज को डिफ्रेंशिएट कर लेंगे ताकि आपकी डायग्नोसिस प्रॉपर हो सके। और सबसे पहले आपको माइक्रोबायोलॉजी के लिए सैंपल कलेक्ट करना है। तो ये सारी चीज़ें थी CSF के बारे में। और अगर आपको मेरा ये लेक्चर अच्छा लगा हो तो आप सेशन को लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, और लोगों से शेयर कर दीजिए। और कोई भी आपके फीडबैक या फिर आप कोई टॉपिक है जो पढ़ना चाहते हैं तो वो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में छोड़िए। मैं कोशिश करूँगी उस पर वीडियो बनाने के लिए, आसान भाषा में और डिटेल में समझाने के लिए। और पढ़ते रहिए, खुश रहिए और खूबसूरत रहिए। धन्यवाद।